हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 2-3 दिन में ही यानी कि 26 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 27 फरवरी को साइंस का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी के 26 और 27 तारीख के पेपर के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक प्रीवियस ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, ये वीडियो एक प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर पे बेस्ड रहने वाली है, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में समझाऊंगा। ठीक है, ये इस 1 घंटे में आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी होने वाली है बच्चों। क्योंकि इस वीडियो में, इस सैंपल पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां से पिछले साल भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए थे और इस साल भी क्वेश्चन के रिपीट होने के हाई चांसेस है। तो एंड तक देखना बच्चों। ठीक है, देखो अभी आपका जो पेपर होगा ना इस साल का 2025 और 26 का, उसका पैटर्न थोड़ा इस तरीके का है कि पेपर में आपके 3 खंड और 39 प्रश्न होंगे। खंड का रहेगा आपका जीव विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो सेक्शन ए आपका रहेगा बायोलॉजी। खंड का रहेगा बच्चों आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो ये रहेगा आपका केमिस्ट्री का। सेक्शन सी रहेगा आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सेक्शन सी आपका फिजिक्स रहने वाला है ना। इस तरीके से सेक्शन एबीसी रहेगा। ओके, तो ये तो है इस साल का पैटर्न, और आपको ना बहुत ही जल्द, कम से कम हम 10 सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों आपके इसी न्यू पैटर्न पर बेस्ड, और वो भी लाइव आकर। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो पेपर देखने वाले हैं वो रहेगा बच्चों आपका पीवाईक्यू, जो कि 2024-25 का हमारा पीवाईक्यू रहने वाला है। उसका पैटर्न कुछ ऐसा है, पेपर में ना 39 प्रश्न थे। ठीक है, खंड का के अंदर टोटल 20 एमसीक्यू थे। खंड खा के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन थे। खंड गा के अंदर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, और खंड घा में 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, और 5वें खंड में आपके केस बेस्ड आपके 3 प्रश्न थे, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री से। ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए बताया बच्चों कि कहीं फिर बाद में बच्चे कमेंट करें कि सर आपने तो पैटर्न कुछ और ही बताया है, एग्जाम का पैटर्न कुछ और ही है ना। डोंट वरी, आपका जो नया वाला पैटर्न है ना, ये 3 खंड वाला, इस पे बेस्ड मैंने बोला ना अभी आपको कि आपको 10 नए सैंपल पेपर करवाऊंगा। लेकिन अभी आप पिछले साल का जो सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको समझो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हो 1 घंटा मेरे साथ इस पेपर को समझने के लिए। और जो भी हम आपको पेपर करवाएंगे बच्चों, चाहे वो आपके लिए हम पीवाईक्यू करवाएं, चाहे वो आपको हम सैंपल पेपर करवाएं, सबकी वीडियोस आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो जाए। ठीक है ना, तो देख लेना ऐसे। बाकी रेडी हो जाओ बच्चों, आज का ये हमारा पार्ट 1 का सेशन रहेगा बच्चों इस पीवाईक्यू का। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों आज के सेशन को समझने को? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले हम लोग 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इन एमसीक्यू का ना सिर्फ आंसर बताऊंगा, बल्कि आंसर बताने के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि वो आंसर सही कैसे, यानी कि व्याख्या, दैट मींस एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि जो एमसीक्यू आपको मैं पढ़ाऊं, आप सभी बच्चे भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी गैस करें अपने मन ही मन, जिससे कि ना आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको भी पता चले ना कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। और साथ ही साथ आप मुझे ना अपना स्कोर भी बताना बच्चों, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में, कि आपने 20 आउट ऑफ कितने के सही आंसर गैस किए थे, ताकि मुझे भी पता चल जाए भाई कि हाँ कितनी प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राइबोसोम का कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि ये जो मैं 4 कार्य दिए जा रहे हैं ना, इसमें से कुछ ऐसे काम है जो कि राइबोसोम करता है और कुछ ऐसे जो नहीं करता है। तो जो नहीं करता है ना, वो हमें पहचानने हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया गया है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, तो ये काम तो करता है। सेकंड, एंजाइम निर्माण में सहायक होता है, तो ये भी काम करता है भाई ये।
थर्ड है बच्चों कि हार्मोन निर्माण में मदद करता है, ये गलत है, क्योंकि हार्मोन निर्माण क्या होता है बेसिकली, ये स्टेरॉइड यानी कि लिपिड होते हैं, इस पर आधारित होते हैं। और चौथा है स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये भी गलत है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं है, तो नहीं वाला है तीसरा और चौथा, और जो हाँ वाले हैं जो राइबोसोम करता है वो पहला और दूसरा है। तो हमें नहीं वाला पहचानना है, तो नहीं वाले के लिए कौन सा हो जाएगा, सी वाला, तीसरा और चौथा ये एकदम सही है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे उत्तर हो जाएगा तीसरा और चौथा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो हार्मोन होते हैं ना, ये स्टेरॉइड और लिपिड आधारित होते हैं, जबकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दैट्स वाई कि राइबोसोम जो है ना वो केवल पहले दूसरे काम करता है, तीसरा चौथा नहीं। अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, तो विच इज नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो हेल्प्स इन हार्मोन फॉर्मेशन, ये इसका काम नहीं है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेच मॉलिक्यूल्स, ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है। तो और ये दोनों इसके काम है, याद कर लेना। ये 2 नंबर में आ सकता है कि राइबोसोम के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो 2 लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। वेल आंसर आपका जो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे सही है तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन व्हाट विल, तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है ना, इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिणाम की प्रतिक्रिया होती है, जो हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। दैट मीन्स क्या आंसर सही होगा कि 2 अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करना ही गति का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड in the opposite direction which always acts on the 2 different objects, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि समान व्यास के, देखो व्यास क्या है, समान है, बस एक है 10 किलोग्राम का लोहा और एक है 3.5 किलोग्राम का एल्युमिनियम का गोला, ठीक है। अब इसे ऊंची मीनार से गिराया जाए, तब वे 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होंगे, तब उनमें समान क्या होगा, यानी कि जब वो 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगे तो उनमें क्या समान होगा बच्चों, तो उनमें समान होगा त्वरण, कैसे, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण G=9.8 m² इस पर निर्भर करता है, जो सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, त्वरण जो है वो एकदम समान होगा जब वो 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। अब क्यों होंगे बच्चों, तो इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी है। ओके तो चलिए अब इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। इफ 10 kg आयरन एंड 3.5 kg एल्युमिनियम स्फीयर्स, यानी कि गोले ऑफ द सेम डायमीटर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टेल टावर व्हेन दे आर एट द हाइट ऑफ 10 मीटर दे विल हैव द सेम, क्या होगा सेम, तो इनका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ये सेम होगा। अब कैसे सेम होगा, तो वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अब एक बार फिर से क्या आ चुका है कि हमें यहां पे ना सही वाक्य को चुनना है, यानी कि इसमें से एक आधा गलत होगा और बाकी के सब सही होंगे। तो चलो पहले से अंडरलाइन कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि संकरण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से 2 अलग अलग पौधों के बीच क्रॉसिंग कराना। सही बात है, संकरण का मतलब यही होता है कि जो आनुवांशिक रूप से 2 अलग अलग पौधे हैं इनके बीच में क्रॉसिंग कराना। तो पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा, जब 2 किस्मों के बीच संकरण किया जाता है तो इसे अंतर स्पीज संकरण कहते हैं। ये गलत है, इसको अंतरा स्पीज, ठीक है ना, अंतरा स्पीज बोला गया ना, अंतरा स्पीज ये नहीं कहते। तीसरा, किसी पौधे में इच्छित यानी कि वांछित, ठीक है ना, तो वांछित गुणों वाले जीन जोड़े से आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। अगला, यदि 2 अलग अलग प्रजातियों के पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो उसे अंतरा वैरायटी संकरण कहा जाता है। तो ये भी गलत है, यानी कि हमारा एक तो संकरण के बारे में पहला सही है और एक ही हमारा तीसरा वाला सही है, ठीक है। तो देखेंगे
ये रहा बच्चों, देखो हमारा जो है ना पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। अब कैसे बच्चों, तो ध्यान से देखो, अंतर स्पीच संकरण दो अलग अलग किस्मों के बीच पाया जाता है जिसमें एक ही कुल की विभिन्न जातियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए खच्चर, इसमें नर गधा और मादा घोड़ा होता है। हिने, इसमें नर घोड़ा और मादा गधा होता है। लाइगर में नर शेर और मादा टाइगर होता है। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग किस्मों के बीच पाया जाता है। ओके, दैट्स वाई हमारा पहला और तीसरा वाला जो है ना ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एक तो हमारी जो सबसे पहली वाली इंफॉर्मेशन ये ठीक है, और जो हमारी सेकंड मतलब थर्ड है ये ठीक है, सेकंड रॉन्ग है एंड फोर्थ आपकी रॉन्ग है। दैट्स वाई आंसर हमारा जो है ना ए वाला यहाँ पे करेक्ट है। ओके ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 कहता है कि सबसे अधिक अणुओं की संख्या किस में होगी। यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा अणु जो है वो किसके पास होंगे बच्चों। तो सबसे ज्यादा अणु होंगे ऑप्शन सी के पास, यानी कि 1GH2 में। कैसे, देखिए 1 ग्राम H2 के अंदर कितने होते हैं, 0.5 इंटू Na। ठीक है, तो 0.5 इंटू 6.002 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें ज्यादा अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स वो किस में ज्यादा होंगे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अब कैसे होंगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, कि अस्थि अधात्री में कौन से तत्व अधिक मात्रा में होते हैं बच्चों। ठीक है, किसमें, अस्थि अधात्री में। तो इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा होती है। एक देखो, एक तो सभी को पता है कैल्शियम तो होता ही होता है अस्थि के अंदर, ठीक है, बोन्स के अंदर। लेकिन एक चीज और है जो जरूरी होती है, वो होती है फास्फोरस। तो इसीलिए ऑप्शन जो है आपका बी सही है। अब कैसे, तो ध्यान से सुनो। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में स्थित होती हैं जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। इसमें कोलेजन, रेशे, अस्थि लवण और तरल पदार्थ ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के मामले में। ओके, अगला देखेंगे, तो विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एब्डियंस इन बोन मैट्रिक्स। तो कौन से होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। दैट्स वाई। अब कैसे होते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि बोन सेल्स आर लोकेटेड इन द हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बोन साल्ट्स एंड फ्लूइड। दैट्स वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। तो आपको ना एक क्रम यहाँ पे ये सजाना है कि तापमान बढ़े वैसे वैसे क्रियाएं बढ़ती चली जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो इससे जो कण होंगे किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के, वो गतिज ऊर्जा में बढ़ने लगेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो वाष्पन होगा। ठीक है, वाष्पन से विसरण होगा और फिर धीरे धीरे करके गैसों का प्रसार होगा। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, तो विच प्रोसेस विल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो विद द इंक्रीजेस ऑफ द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस which leads more evaporation, diffusion and expansion of the gases. That's why ऑप्शन हमारा सी यहां पे एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। यानी कि देखो इसमें ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत क्या होता है कि सभी जीव जो होते हैं ना वो कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें भी जान है वो कोशिका से बने हैं। ठीक है, कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, एक यूनिट होते हैं। ठीक है, कैसी यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सभी कोशिकाएं पहले से बनी कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। जो सेल्स हमारे अंदर पहले से बेसिकली बने हुए होते हैं उन्हीं से ये भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि सभी कोशिकाओं में एक नाभिक मौजूद होता है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा सिद्धांत कौन सा नहीं है, सी वाला हमारा सिद्धांत नहीं है। अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ये गलत है। अब बच्चों याद रखें, 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत को समझाइए तो क्या बताओगे, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ये एक ऐसी इकाई है
जो कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं जो भी शरीर में बनती हैं वो पहले से बनी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, दैट्स वाई। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, यानी कि इसमें देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन के मामले में कौन सा सही है वो आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों कि लौह धातु का पिघलना ये भौतिक होता है, बिल्कुल होता है जी, भौतिक बिल्कुल होता है। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना ये भौतिक होता है। ये होता है कि जैसे आप लोहे को खुला छोड़ दोगे तो उसमें जंग वगैरह लग जाएगी, तो ये भौतिक नहीं है। फिर एक लौह छड़ को मोड़ना, तो हम किसी चीज को मोड़ते हैं लोहे की छड़ को, तो वो भी क्या होता है, एक भौतिक चीज होती है। फिर हम लोहे से तार बनाते हैं तो वो भी एक भौतिक चीज है। दैट्स वाई पहला, तीसरा और चौथा ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे, ये रहा पहला, तीसरा, चौथा। कैसे? लौह धातु को पिघलाना, एक लौह छड़ को मोड़ना और लौह धातु से तार बनाना सभी के सभी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में पदार्थ का केवल रूप बदलता है, रासायनिक संगठन नहीं। जंग लगने पर लोहे का रासायनिक संगठन बदल जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि मेरा आंसर क्यों सही है और क्यों मैं आपको ये व्याख्या यहाँ पे देता हूं, ताकि जिस भी बच्चे को क्वेश्चन का एमसीक्यू ढंग से समझ में ना आए वो व्याख्या से तो इजीली समझ पाए आसानी से, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब जैसे कि ये वाला है कि व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस, तो मेल्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, मेकिंग ऑफ द वायर फ्रॉम आयरन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा सी वाला सही है, और क्यों सही है बच्चों? बिकॉज ऑफ दैट ऑल आर फिजिकल चेंजेस, बिकॉज मतलब ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ओनली द फॉर्म ऑफ मैटर चेंजेस, नॉट द chemical composition. The chemical composition of iron changes when that's why the answer option C right. चलो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है यदि कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड स्थिर चाल से घूमने वाले झूले मैरी गो राउंड पर बैठा तो उसका प्रकार क्या होगा। यानी कि कोई लड़का है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से घूमने वाले झूले मैरी गो राउंड पे बैठ गया, तो इससे क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब स्थिर चाल है उसकी, कैसी, एक स्टेबल डायरेक्शन में है वो, ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि वो जो है ना एक त्वरित गति में, यानी कि वो गति कर रहा है, ठीक है, त्वरित गति के हिसाब से मैरी गो राउंड पे बैठेगा जब। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन जो है ना ये रहा, त्वरित गति में ये सही हो जाएगा। कैसे? चाल केवल गति का परिमाण बताती है। चाल जो होती है ना, अभी हमने ये देखा कि चाल जो है ये गति का परिमाण बताती है, लेकिन वेग में दिशा भी शामिल होती है। क्योंकि झूले पर घूमते समय दिशा लगातार बदल रही है, इसीलिए गति में त्वरण है। ठीक है, झूले पे घूमते समय दिशा जो होती है लगातार बदलती रहती है, दैट्स वाई ये गति में त्वरण कहलाएगा। ओके, अब इंग्लिश में देखेंगे, इफ अ बॉय इज सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड रोटेटिंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स टाइप्स। तो क्या टाइप्स होगा? एक्सीलरेटेड इन मोशन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि किसी ध्वनि को तेज करने के लिए हमें किस में वृद्धि करनी होगी। तो कोई भी जो ध्वनि है, कोई भी साउंड जो है, उसे अगर हमें तेज करना है तो हमें किस में बेसिकली जो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बच्चों ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? उसके आयाम पर निर्भर करती है। जो अधिक आयाम वाली ध्वनि है वो अधिक तेज सुनाई देगी, कम आयाम वाली ध्वनि कम सुनाई देगी। दैट्स वाई अगर हमें वृद्धि करनी है तो हमें उसके लिए आयाम में चेंजेस करने होंगे। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखिए बच्चों, व्हाट मस्ट बी इंक्रीज्ड टू मेक अ साउंड लाउडर। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड, ठीक है, हमें साउंड का जो एम्पलीट्यूड है इसको चेंज करना होगा अगर हमें साउंड को और ज्यादा लाउडर बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। मिश्रण को विलयन, कोलाइडल और निलंबन में वर्गीकृत किया जाता है। सही बात है, मिश्रण को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है विलयन, एक है कोलाइडल, एक होता है निलंबन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विलयन को अलग पहचानने में मदद नहीं करेगी। यानी कि 3 ऐसी विधियां हैं जो विलयन को अलग पहचानने में मदद करेंगी, एक है जो गलत है। तो कौन सा होगा बच्चों? देखो, मिश्रण को कुछ समय के लिए हमें स्थिर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मिश्रण के माध्यम से प्रकाश की किरण को डालना, ठीक है, और मिश्रण का फिल्ट्रेशन करना, ये भी ठीक है, लेकिन मिश्रण को जोर से गर्म करना ये गलत है। ठीक है,
ये गलत है, क्योंकि उसमें हम पहले से ही मध्यम से प्रकाश की किरण डाल ही रहे हैं। अगर जो से गर्म करेंगे तो वो खराब हो जाएगा तरीके से। ऑप्शन डी जो है ये आपका हो जाएगा कि ये मदद नहीं करता है। ओके, चलो सेम इंग्लिश में देखेंगे कि मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड कोलिड्स एंड सस्पेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन स्प्रेडिंग सॉल्यूशन? तो हीटिंग द मिक्सचर विग्रोशियली। ठीक है, ओके तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और बच्चों एग्जाम के अंदर ना इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, मैथमेटिक्स बेस्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या कहता है। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश हैं। कोई एक तत्व का आयन है जिसपे ना 3 धनावेश हैं, और इसी आयन के जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या है वो 27 है, और इसी आयन के जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो है 14। तो अब बताओ इस आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब इस पे अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो इजीली देख भी सकते हैं, बट यहां पे मैं आपको सीधा पहले ना इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। देखो व्याख्या करेंगे तो हमें क्या क्या दिया गया पहले वो देखेंगे। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें द्रव्यमान दिया गया बच्चों 27। कितना दिया गया है? 27। प्रोटॉन की संख्या हमें निकालनी है और न्यूट्रॉन की संख्या हमें 14 दे दी गई है। ओके, तो यहाँ पे P इस साइड आ जाएगा, है ना, P इजकल टू 13, तो प्रोटॉन इजकल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन इजकल टू जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा। अब जब ये आयन बनेंगे, ठीक है, जब आयन बनेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा क्योंकि धनावेश है ना, तो इसीलिए 3 को निकाल देंगे। दैट्स वाई कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे हमारे? 10 बचेंगे। तो इसीलिए ये जो आयन है, जो भी तत्व है इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बच्चों मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में समझेंगे कि एन आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, द मास नंबर ऑफ द एटॉम इज 27 एंड द नंबर ऑफ क्या नाम है, न्यूट्रॉन्स इज 14। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वी आयन हैव इन टोटल? तो कितने होंगे? 10 होंगे। अब देखो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे देख लेंगे हमारा जो मास है वो 27 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालने हैं एंड न्यूट्रॉन्स हमारे 14 है। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन एन आयन इज फॉर्म्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, सो total electrons will be 10. That's why the answer option is B right. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। इसमें पूछा गया है जमने की प्रक्रिया के दौरान किसी वस्तु के कणों में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि कोई भी चीज जम रही है, ठीक है, तो उसमें उस वस्तु के जो कण है उसमें क्या परिवर्तन होगा बच्चों? तो जब कोई चीज जमती है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बर्फ ही है, तो पहले बर्फ ना पानी होता है जिसमें गति होती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर और घटेगा और घटेगा और वो जैसे जमती चली जाएगी तो क्या होगा? उस पानी की, और जैसे वो एकदम बर्फ में शेप में चेंज हो रही है ना, तो गति में कमी आ जाएगी, और इसी के साथ ही साथ उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते चले जाएंगे। दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश देख लेंगे। व्हाट चेंज ऑकर्स इन द पार्टिकल्स of an object during the process, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, अब एक मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को पता है कि संयोजकता 1 वाला जो तत्व है, ठीक है, संयोजकता 1 वाला तत्व वो इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, वो आपको मुझे बताना है। एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर, तो कौन सा राइट है बच्चों? जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इसका जो आंसर वो जो कमेंट में बताएं जल्दी से जल्दी। और साथ ही साथ अगर आपको सेकंड सैंपल क्वेश्चन पेपर जितना जल्दी चाहिए, वैसे तो मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत ही जल्दी लाऊंगा, क्योंकि वैसे मैंने आपको करवाया नहीं है ज़्यादा साइंस के लिए, लेकिन मैं लेके आऊंगा। अगर आप बहुत जल्दी से जल्दी चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है नीड सेकेंड एसक्यूपी, ठीक है, नीड सेकेंड एसक्यूपी, और जल्दी से जल्दी वीडियो को भी लाइक कर दो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, और ये भी हमारा मैथ वाला क्वेश्चन है तो बड़ा मजा आएगा। देखो क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है और वह 5 मीटर सेकंड स्क्वायर की दर से
गति कर रहा है तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा। देखो, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शुरुआत में 0 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 0 है, और वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से गति कर रही है, तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, कितना होगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे निकाला मैंने, तो आओ ध्यान से देखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो पहले व्याख्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। गति के सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गति के सूत्र का उपयोग क्या होता है, देखो, कुल आवेग इक्वल टू प्रारंभिक आवेग प्लस में ए और टी यानी कि ध्यान से देखो, यहाँ पे u जो है वो हमारा 0 प्रारंभिक वेग है, a जो है वो हमारा 5 ms स्क्वायर में त्वरण है, और t यानी कि टाइम है हमारा सेकेंड में। तो हम इन सभी चीजों को अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा आवेग निकलेगा, ठीक है, आवेग नहीं वेग निकलेगा, वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यानी कि 0 प्लस में at यानी कि 5 इंटू 10 त्वरण इंटू टाइम, दैट्स वाई 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला। अब देखो मैंने आपको ना एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करवा के समझा दिया है ताकि कोई डाउट ना रहे आपका। ओके, चलो तो सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 एंड इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल दी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब कैसे होगी, तो हम यूज करेंगे अपना स्पीड का फॉर्मूला, और जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन दी गई है उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 10 ms आ जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे 16 MCQ पूरे हो गए, और ये 16 MCQ थे बच्चों, MCQ एकदम वैसे MCQ जो MCQ टाइप में होते हैं। अब जो हमारे 17 से लेके 20 वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे अभिकथन और कारण वाले, जिसमें एक असर्शन होगा, एक रीजन होगा, इससे आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से देख लेना। तो जिस भी आंसर के लिए जो भी आपको सुटेबल चीज लगे, जैसे कि ए आर सत्य हो और आर ए की व्याख्या करता हो तो वो यहां से चुने, ए आर सत्य हो आर ए का स्पष्टीकरण ना हो तो वो यहां से चुने, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, यहां से चुनना है। जैसे कि आपसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आपके लिए, तो पहला क्वेश्चन है 17। अभिकथन हमसे कहता है ड्रिप सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कुशल विधि होती है। यानी कि ध्यान से सुनो, हमारा ये अभिकथन क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि जो ड्रिप सिंचाई होती है ना, ये उन क्षेत्रों के लिए एक कुशल विधि है जहां पे जल की कमी होती है, जहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है ढंग से, उनके लिए। कारण ड्रिप सिंचाई जो होती है ना, ये पौधों की जड़ों को सीधा पानी प्रदान करती है, जिससे कि पानी की बर्बादी भी नहीं होती। तो यहाँ पे ड्रिप सिंचाई क्या होती है, यह कुशल विधि क्यों है, तो ये रीजन में बता दिया गया है। तो देखेंगे, ड्रिप इरिगेशन इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन वाटर स्केर्स एरिया। रीजन, ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, thereby reducing water wastages. That's why तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा A और R दोनों सत्य हैं और R एक का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 17 के लिए हमारा ये वाला सही है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 18। इसमें पूछा गया है उच्च आयाम वाली ध्वनि तरंग अधिक प्रबल होती है। सही बात है, उच्च आयाम वाली जो ध्वनि तरंग होती है ना, बहुत प्रबल होती है। ये जो आयाम तरंग होती है, इसको हम वहन की जाने वाली ऊर्जा का माप है। यानी कि जो आयाम तरंग होती है ना उच्च ध्वनि की, ये वहन की जाने वाली ऊर्जा का माप होता है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या बोलेंगे, साउंड वेव विद हायर एम्पलीट्यूड इज लाउडर, एम्पलीट्यूड इज द मेजर ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक है। और फिर से वही बात है कि एक्सप्लेनेशन है, तो फिर से 18वें के लिए हमारा यही वाला ठीक है, ठीक है। चलो अब देखेंगे इसको अगले वाले को। तो यहां पे है हमारा, देखिए क्या कहा गया है 19। अभिकथन कहता है दूरी हमेशा विस्थापन से छोटी या उसके बराबर होती है। ये गलत है, दूरी जो होती है वो विस्थापन से छोटी या उसके बराबर होती है, गलत बात है। कारण क्या कहता है, दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई है। हाँ ये ठीक है कि दूरी जो होती है ना, वो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन
किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा कि ए तो रॉन्ग है बट आर हमारा राइट है। तो देख लेंगे यहाँ पे कौन सा होगा 19 के लिए। हाँ, ये रहा, ए जो है ये असत्य है लेकिन आर हमारा सत्य है, तो 19 के लिए ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको इंग्लिश में देख लेंगे, सेशन रीजन। अब क्वेश्चन 20 देखो बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान वही रहता है, यानी कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका तापमान वही रहता है। ठीक है, बात ठीक है। कारण कणों के बीच आकर्षक बलों पर काबू पाकर अवस्था बदलने में ऊष्मा खर्च होती है, यानी कि कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाकर के जब अवस्था चेंज होती है ना तो ऊष्मा खर्च होती है। दैट्स व्हाई व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remains the same, heat is spent in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. That's why दोनों यहाँ पे करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसके लिए? इसके लिए भी हमारा ये रहा, 20 के लिए भी हमारा ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ कि जो मैंने आपको ये 20 MCQ बताए हैं, ठीक है 20 MCQ, आपने कितने के सही आंसर दिए? ठीक है, जल्दी स्कोर बताओ मुझे, 20 आउट ऑफ कितने के आपने राइट आंसर दिए। और वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो बच्चों सारे के सारे, और चैनल को पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो, नहीं कर रखा है तो, और कर रखा है तो वेरी गुड एंड थैंक यू। एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों में, ताकि वो भी अपने साइंस की तैयारी कर सकें जैसे आप अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, चलो, सो आर यू गाइस रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? शुरुआत करें बच्चों? तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड खा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन इसका निर्माण कहां पे होता है? जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है इसमें प्रोटीन्स का और लिपिड का निर्माण कहां पे होता है? तो ध्यान से सुनो, कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण अंतःद्रव्यीय जालिका में होता है। कहां पे होता है बच्चों? अंतःद्रव्यीय जो जालिका होती है यहां पे होता है। अब ये ना 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, एक होती है चिकनी वाली। तो खुरदरी में क्या होता है? यह कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। और जो चिकनी वाली होती है यह वसा यानी कि लिपिड के निर्माण का कार्य करती है, जो कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन कोशिका झिल्ली में कहां पे बनते हैं? अंतःद्रव्यीय जालिका में। और 2 तरीके की होती है, एक खुरदरी जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करती है, एक होती है चिकनी जो कि वसा के निर्माण में मदद करती है, लिपिड के निर्माण में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वेयर आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन दी सेल्स मेम्ब्रेन्स। तो बेसिकली कहां पे बनते हैं ये बनते हैं बच्चों क्या नाम है ये, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ओके बच्चों, चलो अब यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये देखो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले रखा है जो कि बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स है। देखो आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना मैथमेटिक्स क्वेश्चन भले ही 4, 5, 6 ही आए, लेकिन आने जरूर हैं। तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी कर लो, क्योंकि सेंटेंस थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वो तो आप लिख ही दोगे, लेकिन मैथ के क्वेश्चन अगर आ गए ना तो आप फंस जाओगे वहां पे। दैट्स वाई यहाँ पे मैं थोड़े मैथ के क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलो, और आएंगे भी, ऐसी बात नहीं आएंगे नहीं, आएंगे। ओके, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 21, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि वह पृथ्वी की एक परिक्रमा 24 घंटे में पूरी करता है तो उसकी चाल याद करनी है। यानी कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। If it completes 1 revolution around the earth in 24 hours, find the speed। तो हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, ठीक है। और स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है परिधि बटे में कुल समय, ठीक है।
परिधि बटे में कुल समय। तो पहले देखते हैं हमें कौन कौन से मान दिए गए हैं। तो 1 2 हमें उपग्रह की जो कक्षा है उसकी त्रिज्या दे दी गई है, यानी कि आर दे दिया गया है, जो कि है 42,250 किलोमीटर। हमें समय दे दिया गया है, एक चक्कर के लिए कितना लगा है, तो वो लगा है 24 घंटे। ठीक है, गणना क्या करनी है, चाल निकालनी है। चाल निकालने के लिए हमारे पास परिधि होनी चाहिए और कुल समय होना चाहिए, है ना। तो परिधि निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये इस तरीके से है, 2 × 22/7 = 42,025 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा। तो इस तरीके से 2,65,571.43 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो अब हमारे पास में हमारी जो ये परिधि है, ठीक है, ये निकल के आ गई, परिधि आ गई, और कुल समय तो है ही हमारे पास में। तो बस अब ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से। तो चाल = परिधि बटे में समय। तो परिधि 2,65,571.43 मीटर एंड बटे में 24। ठीक है, बटे में 24 जो कि हमारा टाइम है। तो कितना निकल आएगा, 11,65.98 किलोमीटर। इसीलिए अब ये ना दो तरीके से होगी। उपग्रह की चाल या तो हम ये कह सकते हैं कि 11,065.98 किलोमीटर पर आर होगी, या फिर ये कह लीजिए कि 3.074 किलोमीटर पर सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से ये रहेगी और जो सेकंड के हिसाब से ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे निकालना है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको किसी की स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो आपके पास परिधि और कुल समय ये होना चाहिए। और परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ओके, अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो हमारे पास रेडियस कितना है उस सैटेलाइट ऑर्बिट का, 42,250 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स। स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में क्या नाम है, ये और ये होना चाहिए। ठीक है, तो जो परिधि है उसको निकालने का फॉर्मूला है 2πr। तो पहले हमने परिधि निकाल ली यहाँ पे 2,65,571 किलोमीटर, है ना। और फिर हम अपने स्पीड के इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देंगे, तो अपॉन में 24 आ जाएगा और ये निकल आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे के पर आवर के हिसाब से ये स्पीड रहेगी और पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड रहेगी। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी आपका केल्विन वाला क्वेश्चन है, तो बड़ा मजा आएगा। तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जो तापमान है उसे में सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, 300 केल्विन और 573 केल्विन। तो आओ बच्चों ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले केल्विन में तापमान 300 को सॉल्व करेंगे, फिर 573 को। ठीक है, पहले देखेंगे 300 वाले को। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 300 वाले को और फिर 500 वालों को। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि हमें केल्विन निकालने के लिए क्या करना होता है, मतलब हमें जो तापमान है इसको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना होता है। तो क्या करना होता है, इसमें +273 ऐड करना होता है। कितना, +273, और बाद में उसको माइनस कर देना होता है। तो टी के = T सेल्सियस प्लस में 273। ठीक है, तो केल्विन कितना है हमारा, 300 है। अब T सेल्सियस निकालना है, तो प्लस में 273 हो गया। अब ये मान इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो जब ये मान इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 300 माइनस में 273, इसीलिए 300 केल्विन का जो सेल्सियस इकाई में तापमान है वो कितना निकलेगा, 27 सेल्सियस। अब इसी तरीके से 573 को भी निकाल लेते हैं एक बार। तो 573 के लिए हमारा के कितना है, 573 है। सेल्सियस निकालना है, तो प्लस में 273, वापस से ये इधर। तो 573 माइनस में 273, तो 300 सेल्सियस हमारा निकल के आ जाएगा। 573 केल्विन का सेल्सियस इकाई का तापमान, है ना। इस तरीके से आपको निकालना है, चाहे कोई सा भी मान आपको दे दिया है, कोई सा भी फॉर्मूला यही आपको पुट करना है। या तो पता है आप सीधा ऐसे कर लो, जैसे मान लो आपको ये 300 दिया गया है, ठीक है, 300, तो आप इसमें 273 माइनस कर दो। अगर एमसीक्यू में आ जाए 273 माइनस कर दो, ये आ गया 27 सेल्सियस आ गया। मान लो आपको 1000 दिया जा रहा है, 1000 केल्विन दिया जा रहा है, तो इसमें से आप 273 माइनस कर दो, बस जो भी आंसर आएगा वो आपका सेल्सियस में तापमान हो गया। आपको मान लीजिए दिया जा रहा है 327, ठीक है, 327 केल्विन दिया जा रहा है, इसमें से आप जो है ना 273 माइनस कर दो, तो जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस हाँ अगर जैसे 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा ना, तो आपको ऐसे फॉर्मूला पुट करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे आंसर निकला आपका, तो इस बात को याद रखना। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन, हृदय पेशी के 3 प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, जो हृदय पेशी होती है इसके प्रमुख 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है,
हृदय पेशी के मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, हृदय पेशी एक अनैच्छिक पेशी होती है, यानी इसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह जीवन भर लगातार संकुचित और प्रसारित होती रहती है। जैसे हमारे हार्ट के जो मसल है, ठीक है, जो हमारा कार्डिक मसल होता है, वो हमारी इच्छा से चलता है नहीं, वो अपनी इच्छा से चलता है। ठीक है, और वो हमेशा कभी संकुचित होगा और कभी प्रसारित भी होगा। ठीक है, इसकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती हैं। तो ये इसके मुख्य अभिलक्षण हैं, किसके? हृदय पेशी के। अब जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि कन्वर्ट एंड टेम्परेचर इनटू सेल्स यूनिट 300 केल्विन एंड 573 केल्विन, तो हम वही फॉर्मूला सेम टू सेम पुट कर देंगे और 30 केल्विन के लिए 27 सेल्सियस निकल आएगा एंड 573 केल्विन के लिए 300 सेल्सियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द कार्डिक मसल आर एज फॉलोज। तो क्या क्या बच्चों आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें पूछे गए हैं दो क्वेश्चन। कौन कौन से? पहला है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, अगर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी है तो खाद की क्या इंपॉर्टेंस है और उर्वरक की जो इंपॉर्टेंस है, इसमें डिफरेंस बताइए। तो बच्चों देखो, उर्वरक जो होता है ना, ये फसलों की पैदावार को तेजी से बढ़ाता है, लेकिन लगातार प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देता है। जो उर्वरक होते हैं ना, वो जो फसल की पैदावार होती है उसे तो बढ़ा देते हैं, लेकिन ज्यादा उपयोग करने से मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं खाद की। तो खाद जो होती है ना, ये मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाकर रखती है और लंबे समय तक उसमें जो उपजाऊपन क्षमता होती है उसको बना के रखती है। तो इसीलिए खाद बहुत ही अच्छी चीज है, उर्वरक रासायनिक मामलों में आ जाती है। ठीक है, दैट्स वाई। अब है बच्चों सेकंड क्वेश्चन कि निरोधक विधियों और जैव नियंत्रण को फसल सुरक्षा के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। यानी कि जो निरोधक विधियां होती हैं और जो जैव नियंत्रण होते हैं, इनको फसल की सुरक्षा के लिए अच्छा क्यों माना जाता है बच्चों। तो ध्यान से सुनो, इन निरोधक विधियों में और जो हमारी है ना जैव नियंत्रण की विधि, इन विधियों से बीजों का अंकुरण क्षमता जो होती है, बीजों की अंकुरण क्षमता ये बनी रहती है और उत्पाद की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है। इससे बाजार में भी इसकी अच्छी कीमत मिलती है। दैट्स वाई ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका 23 हो गया। अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। आपके सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर मेंटेनिंग सॉइल। ठीक है, एंड व्हाई आर प्रिवेंटिंग मेथड्स एंड बायो कंट्रोल कंसीडर्ड गुड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको लेके काफी बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट रहता है और ध्वनि वाला क्वेश्चन है ये कि ध्वनि का ऐसा कौन सा विलक्षण है जो कि अंधेरे कमरे में बैठे मित्र की आवाज पहचानने में सहायता करता है। यानी कि एक कमरा ये ए है और ये एक कमरा बी है, ठीक है ना, और एकदम बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, आपको अपना हाथ तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। तो जब वो यहां से बोलता है राहुल राहुल राहुल, आप बोलते हो श्याम श्याम, अभिषेक अभिषेक, जो भी है, तो उसे कैसे पता चल जाता है कि तुम ही यहां पे हो और तुम ही यहां पे हो। तो वो कौन सा विलक्षण है? देखो, ध्वनि की गुणतायन की टिम्बर। तो वो कौन सा विलक्षण है बच्चों? ध्वनि की गुणतायन की, साउंड ऑफ टिम्बर, जो कि वह विशेषता है जो हमें समान त्वरत्व, पिच और प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। यानी कि जो टिम्बर है ना, वो बेसिकली हमें एक जैसे त्वरत्व यानी कि पिच और प्रबलता यानी कि लाउडनेस वाली ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। इसी कारण से हम किसी व्यक्ति की आवाज को पहचान सकते हैं, भले ही वो दिखाई दे या ना दे। जैसे फोन होता है, तो फोन पे किसी की आवाज ऐसे ही आती है, हेलो हेलो, तो हम पहचान लेते हैं ना, अच्छा ये तो वो बंदा है, अच्छा ये तो मेरा वो रिश्तेदार, अच्छा ये तो मेरा वो दोस्त था, ये तो मेरा वो कजन है। तो जैसे वो बोलते हैं ना हेलो, तो आपके दिमाग में छवि बन जाती है, अच्छा ये वही है, आवाज से पता चल जाता है ना। तो समान त्वरत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों को करने में अंतर मदद करता है। सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। कोई वस्तु जो है वो गतिज ऊर्जा में है, तो आपको उसका व्यंजक लिखना है। तो आओ व्यंजक लिखते हैं बच्चों। देखो, गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक तो क्या होगा बच्चों? के स्क्वायर बटे में देखो इसको ऐसे लिखें, के स्क्वायर नहीं है, के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यह है आपका फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर m जो है वो वस्तु का एक द्रव्यमान है और जो v है
ये वस्तु का हमारा वेग है। तो गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक कुछ इस तरीके से होगा। और ये बच्चों एमसीक्यू में भी आ सकता है 1 नंबर में, और ऐसे भी आ सकता है। ओके, सो अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच फीचर और कैरेक्टर्स ऑफ साउंड हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड सिटिंग इन डार्क रूम। तो कौन सी होती है? टिम्बर ऑफ साउंड। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बच्चों है इसका काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? तो K इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, जहां पे m जो है वो मास है किसी ऑब्जेक्ट का एंड v जो है वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 25। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस द्रव्यमान नियम की पुष्टि करता है? ठीक है, देखो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, ये एक तो द्रव्यमान नियम की पुष्टि करता है, एक ये क्वेश्चन है, एक और दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों ही क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें द्रव्यमान बता दे रहा हूं, अगली वीडियो में वो बता दूंगा। ठीक है, तो देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रस्तुत करता है। सबसे पहला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि वे पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या समझे आप ये समझे कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु हैं ना तो ये उत्पन्न होते हैं और ना ही तो नष्ट होते हैं, बल्कि वे पुनर्स्थापित हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। बस यह अवधारणा ये बताती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो समान रहता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान नियम का संरक्षण कैसे सिद्ध होता है वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सेम इंग्लिश में, विच मास लॉ इज कंफर्म्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कौन सा बच्चों, वो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला वाला है, क्या अल्फा कणों का प्रयोग सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी में किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? चलो देखते हैं बच्चों, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर का अलग से, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो बच्चों, सोने की पन्नी बहुत 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 ज्यादा पतली बनाई जा सकती है, जो कि किसी अन्य धातु से संभव नहीं है। सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं की जितनी पतली हो सकती है, जबकि अन्य धातु में ऐसा करना संभव नहीं है। इसीलिए अल्फा कणों का प्रयोग किसी अन्य धातु की पतली पन्नी में नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ सोने में किया जा सकता है। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग क्यों होता है? यानी कि कोई जो वस्तु है अगर चंद्रमा पे गई है तो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग क्यों होता है? ठीक है, 1/6 क्यों होता है? और इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से कहते हैं, ठीक है, जी में इंडिकेट करते हैं भार का, किसी भी वस्तु का जो भार है उसके गुरुत्वीय त्वरण जी इसके अनुपात में होता है, अर्थात WG। और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण GM पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण GE का 1/6 गुना होता है, अर्थात किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम डिट्टो आपको लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चों, सो ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। कैन अल्फा पार्टिकल्स बी यूज्ड विद एनी अदर मेटल फॉइल other than thin gold foil? And why is the weight of an object on the moon 1/6 of the weight on the earth? तो देख लेंगे बच्चों। सबसे पहले आप अपना पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। ठीक है, ये रहा आपका पहले वाले का क्वेश्चन है एंड ये आपका सेकंड वाले का है। ठीक है, सो अभी हमारा यहाँ पे बच गया बच्चों खंड नंबर गा। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही, तो आप उसको भी देखना। इसके अलावा जिस भी बच्चे ने, जो आपको मैंने ना एक पेपर करवाया था, एक पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था, अगर इस प्रैक्टिस पेपर की आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी देख लेना। और इसमें जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
आप सभी इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हो, ठीक है, चाहे वो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके अलावा आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों जरूर से देखना, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने साइंस यानी कि विज्ञान के फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक पीवाईक्यू था, सैंपल क्वेश्चन पेपर था, इसके सॉल्यूशन के यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अभी पता है हमारे पिछले साल के हिसाब से अभी खंड गा, घा और ना यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और केस बेस्ड ये रह गए हैं। तो इन सभी के लिए मैं फिर से बता दूं, हम आपको एक पीवाईक्यू का ही पार्ट 2 का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। पार्ट 2 का वीडियो तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों आपके फाइनल एग्जाम के लिए हम आपको जो भी 10 सैंपल पेपर करवाएंगे, यहां तक कि जो भी हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे, इन सभी की जो वीडियोज है, ठीक है, जो भी लाइव सेशन होंगे, सबकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस लिंक को जरूर चेक कर लेना, कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो जाती है तो, ठीक है। तो एक जरूरी सूचना थी जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। बाकी आप लोग सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना बच्चों। इस वीडियो पे कम से भी कम हम 1.5 लाइक का एम रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बच्चों, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हो, और चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों अब मिलेंगे आपसे इसी पेपर के हम पार्ट 2 की वीडियो के साथ। और देखो ये तो अभी पार्ट 2 मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 आपका इस पीवाईक्यू का भी आएगा। बाकी जो आपका नया पैटर्न है इससे भी रिलेटेड कम से भी कम 10 सैंपल पेपर हम 2 से 3 दिन के अंदर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम है ना, तो लगातार आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं, तो रेडी हो जाओ। और वो भी लाइव आके सॉल्व करेंगे, वीडियो नहीं, सीधा लाइव आएंगे, हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे। तो आई बटन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी लाइव की, देख लेना कोई वीडियो मिस हो जाए, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।